हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रियंका गोस्वामी और स्वागत करती हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल SRBSC क्लासेस पर। तो आज फिर से हम आ गए हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लेकर के। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अभी हमारी 4th सेमेस्टर की बूस्टर सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग पूरे 4th सेमेस्टर के जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उनके आंसर्स प्लस हैंड रिटन नोट्स प्लस हिंदी इंग्लिश सब कुछ लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों, आपको कुछ भी करने की चिंता नहीं है। आपके नोट्स, चाहे आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, आपको यहाँ मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे, उनके आंसर्स आपको यहाँ मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमारे चैनल पर आना है, आकर के अटेंटिवली मेरा लेक्चर देखना है और बस सिर्फ घर पे जाकर के रिविजन करना है। तो अगर कोई बच्चा इस चैनल पर पहली बार आया है और ये वीडियो देख रहा है और अगर आप BSc 4th सेमेस्टर में है तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर हम केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस उनके आंसर्स के साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा टॉप 20 क्वेश्चंस की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन आपको बताया है कि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो पे जाइए, आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप वो वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं, उनकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। वहां आपको हर एक PDF अवेलेबल करवाई जाएगी, चाहे वो क्वेश्चन की PDF हो, चाहे वो आंसर्स की PDF हो, हर एक PDF आपको वहां पर अवेलेबल कराई जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी का भी आंसर तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल डाउनलोड आप ज्वाइन करना है। उसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को हमारे कोर्स बाय करने हैं, मेरे साथ पूरी स्टडी करनी है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूरा चैप्टर समझना है, हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में चाहिए, तो आप हमारा चैनल ज्वाइन, तो आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाकर के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। अभी ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो जाइए और जल्दी से अपना कोर्स परचेज करके आइए। तो चलिए देखते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। उसमें से हमारा कुछ क्वेश्चंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। आज हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डिफाइन बॉर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके PYQ में भी आ चुका है और फिर से आने के भी चांसेस है। ये अगर लॉन्ग में आया तो डेरिवेशन के साथ आएगा, शॉर्ट में आया तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने ये क्वेश्चन आपको बेटा बहुत लॉन्ग में करवा के दिया हुआ है, आगे आपको मैं समझाऊंगी कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कैसे इसकी पूरी थ्योरी है। आइए समझते हैं। हमसे पूछा गया है डिफाइन बॉर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। जो बॉर्न-ओपेनहाइमर का अप्रोक्सीमेशन था उसको डिफाइन करिए। चलिए डिफाइन करके बताते हैं। दिस अप्रोक्सीमेशन वाज गिवन बाय मैक्स बॉर्न। सबसे पहले ये किसने दिया था? ये जो अप्रोक्सीमेशन था वो मैक्स बॉर्न और J. रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने दिया था। इसीलिए मैक्स बॉर्न और J. रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम को ही ऐड करके इस अप्रोक्सीमेशन को बोला जाता है बॉर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। मैक्स बॉर्न का बॉर्न, J. रॉबर्ट ओपेनहाइमर का ओपेनहाइमर, मिलके क्या बनता है? बॉर्न-ओपेन अप्रोक्सीमेशन। ये बताया था इन्होंने 1927 में। This approximation is an assumption that the atomic spectrum originates due to transitions in the atomic energy level and the molecular spectrum originates due to 3 type of transition। इन्होंने बताया कि जो हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे जनरेट होते हैं? जो आपके एटॉमिक स्पेक्ट्रा जनरेट होते हैं वो डिफरेंट ट्रांजिशंस की वजह से जनरेट होते हैं। सिमिलरली जो आपके मोलिकुलर स्पेक्ट्रा है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा जनरेट होते हैं 3 तरीके के ट्रांजिशंस की वजह से। कौन से हैं वो 3 ट्रांजिशंस? मैम वो 3 ट्रांजिशंस हैं आपके पास रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल। रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल, ये 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस में आते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड आप स्पेक्ट्रोस्कोपीज भी पढ़ते हो, याद करिए। मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपीज यानी कि फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो एक पार्ट है, वहां पे हमने देखा है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत डिटेल में मैंने आपको वहां पर ये चीजें सारी कवर करवाई हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाया तो मैं और भी ज्यादा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, रोटेशनल बेटा स्पेक्ट्रा किसकी वजह से आता है? रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपका माइक्रोवेव की वजह से आता है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अगर किसी सैंपल, लेट अस सपोज ये सैंपल है, इस सैंपल पर अगर माइक्रोवेव पड़ती है तो क्या होता है? तो मैम रोटेशन होता है और इस स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अंडरस्टूड?
वाइब्रेशनल क्या मैम, अगर आईआर वेव पड़ती है किसी भी सैंपल पर, उस आईआर वेव के पड़ने से जो वाइब्रेशंस होते हैं उस स्पेक्ट्रा को बोलते हैं हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिमिलरली बेटा आपके पास ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है। सेम चीज बेटा मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रखा है, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में भी दिक्कत हो तो वो यहाँ पे हिंदी की चीजें भी देख सकता है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली ये डायग्राम की बेटा मॉलिक्यूलर जो एनर्जीज होती हैं वो कितने कितने तरीके की होती हैं। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर एनर्जी आती है तुम्हारे पास, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होता है मैम, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द ट्रांजिशन। अच्छा ट्रांजिशन मतलब क्या, शायद मैं पहले भी बता चुकी थी, मैं फिर से बता रही हूँ। ग्राउंड स्टेट, देखो ये हमारे पास एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर आपको दिया हुआ है ये आपका एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और नीचे क्या है मैम, नीचे हमें ग्राउंड स्टेट दी है, ऊपर हमें जो दिया हुआ है वो एक्साइटेड स्टेट दिया है। अब मान लो कि कोई यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होके क्या करेगा मैम, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा ना, एक्साइट होते ही अपने ग्राउंड स्टेट से उठकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह बदल दी, ग्राउंड स्टेट से उठकर एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। इसको क्या बोलते हैं मैम, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो देखो फिर से, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल टू द एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल। ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन हैविंग सम फ्रीक्वेंसी। अच्छा फोटोन का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डिफरेंट वेव्स होती हैं। उन वेव्स में जो एनर्जी होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, या बोल सकते हो छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होती है। उन बंडल्स को कहते हैं हम फोटॉन्स। क्या कहते हैं मैम, हम उन बंडल्स को कहते हैं फोटॉन्स। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर बेटा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट तरीके की वेव्स होती है। कौन सी मैम, हमारे पास होती है गामा रेज, गामा रेज के अलावा मैम हमारे पास होती है एक्स रेज, एक्स रेज के अलावा मैम ये शायद मैं आपको एक बार और बता चुकी हूँ, कोई बात नहीं फिर से समझ लो। इसके अलावा हमारे पास होती है यूवी रेज, यूवी रेज के बाद आईआर, आईआर के बाद माइक्रोवेव, और सबसे लास्ट में कौन सी आती है मैम, सबसे लास्ट में हमारे पास आती है रेडियो वेव। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है मैम, ये सारे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो रेडिएशन निकलते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं फोटोन। तो कहना क्या चाह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मतलब क्या, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में है, इस ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन पे जैसे ही कोई सी भी वेव पड़ गई, अब इनमें से कोई सी भी वेव जा सकती है। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे कोई सी भी वेव आई, उस वेव को मैं वेव ना कह के फोटोन भी कह सकती हूँ। किसी भी एनर्जी का एक पर्टिकुलरली फोटोन आया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, मैं अपनी ग्राउंड स्टेट पे हूं, मेरे से कोई फोटोन या कोई रे टकराई, वो काफी ज्यादा एनर्जी वाली रे है, तो मैं क्या होगी, मेरी एनर्जी तुरंत बढ़ जाएगी, मैं शक्तिमान के जैसा फील करने लगूंगी, और जैसे ही मैं शक्तिमान के जैसा फील करने लगूंगी मैं उड़ जाऊंगी एक्साइटेड स्टेट में, है ना। तो इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और इसमें जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को क्या बोलेंगे मैम, उस एनर्जी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। चलिए अब हम देख लेते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है। व्हेन एनी सैंपल एब्जॉर्ब्स आईआर रेज, जैसे कि वही सैंपल था, अभी वो कोई सी भी रेज में एब्जॉर्ब करने को बोल रही थी, अब अगर वही सैंपल जो है वो आईआर रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मान लो मैं सैंपल हूं, अगर मैं आईआर रेज को एब्जॉर्ब कर रही हूं फिर क्या होगा, जैसे ही मैंने आईआर रेज को एब्जॉर्ब की बॉन्ड वाइब्रेशंस होने लगेंगे। आईआर जैसे ही आती है वैसे ही क्या हो जाता है मैम, जैसे ही आईआर आएगी आपके ऊपर, आप अगर एक सैंपल हो, आपका हाथ अगर एक सैंपल है, आपके हाथ पर जैसे ही आईआर रेज आई मैम आपका हाथ वाइब्रेट करने लग जाएगा, क्योंकि आईआर की वजह से क्या होता है मैम, आईआर की वजह से बॉन्ड वाइब्रेशंस होने लगते हैं। तो जैसे ही किसी सैंपल पर आईआर रेज पड़ेगी उस पर क्या होगा मैम, उसमें बॉन्ड वाइब्रेशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो हाथ यानी कि जो सैंपल है वो वाइब्रेट करने लग जाता है।
तो बेसिकली क्या होने लगेगा, ये वाइब्रेट करने लगेगा और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलते हैं मैम, इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। क्या बोलेंगे मैम, इसको हम बोलेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी, राइट। इट इज अ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी और ये क्वांटाइज्ड रहती है। समझ में आया बेटा, क्वांटाइज्ड का मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में रहना। ये कैसी रहती है मैम, ये क्वांटाइज्ड रहती है। तो ये हो गया तुम्हारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी। अब इसके अलावा अगर हम रोटेशनल एनर्जी की बात करें तो रोटेशनल एनर्जी भी सेम ऐसी होती है यार। अगर बस यही है ना कि सैंपल है, सैंपल में आईआर की जगह क्या आ रहा होगा, इस बार आईआर की जगह सैंपल में माइक्रोवेव्स आ रही होंगी। देखो ध्यान से, दिस इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एक्सिस। बेसिकली जैसे ही कोई सैंपल है, सैंपल पे माइक्रोवेव आने लगती हैं। जैसे ही किसी सैंपल ने माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब किया, उसमें क्या होने लगेगा, वो मॉलिक्यूल अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर रोटेशन दिखाने लगेगा। क्या होगा मैम, वो मॉलिक्यूल, वो प्रॉपर जो मॉलिक्यूल है वो अपने ही एक्सिस के परपेंडिकुलर रोटेशंस दिखाने लगेगा, है ना, विच इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। वाइब्रेशनल एनर्जी की तरह ये भी क्वांटाइज्ड रहती है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या, एक फिक्स्ड पर्टिकुलर वैल्यू। while rotating the molecules there is no change in the position। जैसे कि ये आपको मैं लाइव दिखा देती हूँ। मैं हूं एक मॉलिक्यूल, अगर मैं ऐसे करके रोटेशन दिखा रही हूँ, मैं रोटेट कर रही हूँ, तो क्या मेरी जगह चेंज हुई, मैंने अपनी ही जगह पर रोटेशन कर लिया। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल रोटेशन करता है तो वो अपनी ही जगह पर रोटेशन कर देगा, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, उसकी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, उसकी पोजीशन जो थी एज इट इज वही रहने वाली है। देयर विल बी नो चेंज इन देयर पोजीशन। समझ में आया ये? तो ये हो गई तुम्हारे पास रोटेशनल एनर्जी। हमने वाइब्रेशनल एनर्जी सीख ली, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सीख ली, रोटेशनल एनर्जी सीख ली। अब आ जाओ इधर, ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ट्रांसलेशनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है। तो देखो ध्यान से, दिस एनर्जी इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल। जब भी कोई मॉलिक्यूल बेटा ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है या उसकी जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। क्या कहते हैं मैम, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। समझ में आया? और ये क्वांटाइज नहीं होती है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इट इज नॉट क्वांटाइज्ड। ये इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हारी वाइब्रेशनल एनर्जी भी क्वांटाइज थी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी क्वांटाइज थी, रोटेशनल एनर्जी भी क्वांटाइज थी, लेकिन ट्रांसलेशनल एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं होती है। ऐसा सवाल आपके एमसीक्यूज में बन सकता है कि कौन सी एनर्जी क्वांटाइज नहीं होती है। आप बताओगे कि हमारी जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है ना मैम, वो क्वांटाइज्ड कभी भी नहीं रहती है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोक्सीमेशन, अब देखते हैं जो हमारा बॉर्न ओपेनहाइमर ने अप्रोक्सीमेशन दिया था, उस अप्रोक्सीमेशन में और क्या क्या था। The total energy of a molecule is the sum of different energies। किसी भी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है, वो जितनी भी अभी हमने एनर्जी पढ़ी है उन सभी एनर्जीज का एडिशन होती है। फिर से मैं रिपीट करूं, किसी भी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है, वो जितनी भी अभी हमने एनर्जीज पढ़ी है उन सभी एनर्जीज का सम होती है। जैसे आपकी अगर एनर्जी टोटल हमें बतानी है, मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ। अगर हाँ, ये एक और चीज ध्यान रखना कि ये टोटल मैंने ई के साथ ही यहाँ पर लिखा है। ये टेक्निकल इशू था, लेकिन ये टेक्निकल इशू आपकी कॉपी पे नहीं होना चाहिए। एनर्जी के सफिक्स में टोटल आएगा, तो जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी मैम? टोटल एनर्जी होगी हमारे पास ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस स्पिन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ एनी न्यूक्लियाई। इसके बराबर होती है तुम्हारी टोटल एनर्जी। ये बात तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन ने बोला कि जो किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी होती है वो इन सारी एनर्जीज का एडिशन होता है। और इसमें से आप ये जो इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं वो सारी की सारी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा चुकी हूँ, समझा तो बहुत ही अच्छे से चुकी हूँ। फिर भी बच्चा अगर इन एनर्जीज में या इन एक्सप्लेनेशन में आपको जरा सा भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर देना। मुझे अगर लगा कि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मैं जरूर आपको अगला लाइव शुरू करने से पहले वो लेक्चर, वो आपको डाउट जो होगा वो क्लियर करूंगी। अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने डाले, मुझे किसी भी बच्चे को कोई डाउट दिखा नहीं। तो अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन बेटा अगर डाउट है ना तो पूछा करो, है ना। अगर फैकल्टी आपसे बोल रही है कि अगर आपका डाउट है तो पूछो, दैट मीन्स आपको वो पूछना है। अगर जरा भी कहीं डाउट आता है, ये आपके लिए अच्छा होगा अगर आप पूछ लोगे। तो कोई भी डाउट हो बेटा, आपको सिर्फ वीडियो के में कमेंट करना है। मैं पर्सनली आपका कमेंट रीड करके अगली वीडियो में उसका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। चलो बैक टू द टॉपिक।
हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो इन सारी एनर्जीज का सम होती है। समझ आया? अगर इन्हीं एनर्जीज का हमें ऑर्डर बताना हो तो क्या होगा सर? अगर मैम अगर हमें इन्हीं एनर्जीज का ऑर्डर बताना है तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक की होती है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक की होती है। इलेक्ट्रॉनिक के बाद होती है वाइब्रेशनल की, वाइब्रेशनल के बाद रोटेशनल की, और सबसे कम एनर्जी किसकी होती है मैम? सबसे कम एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी। इसीलिए ट्रांसलेशनल एनर्जी बेटा नेग्लिजिबल होती है। अगर किसी भी कंपाउंड में ट्रांसलेशनल एनर्जी है तो उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, उसका हमें कोई भी खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसी में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है तो उसका बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका पड़ता है मैम? सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बाद वाइब्रेशनल एनर्जी आती है, वाइब्रेशनल एनर्जी के बाद आती है आपकी रोटेशनल एनर्जी, और जो सबसे कम एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी, जिसको हम नेग्लिजिबल भी मान लेते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है, सिंस इट इज वेल नोन दैट द ट्रांसलेशनल एनर्जी इज नेग्लिजिबल। लो, ये बात यहाँ पर आ भी गई। जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो कैसी होती है? क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो सबसे कम यानी कि नेग्लिजिबल होती है, एंड द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज हाईएस्ट। ये पॉइंट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी कॉपी में इसको लिखना तो हाईलाइट जरूर कर लेना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो हाईएस्ट होती है और जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो नेग्लिजिबल एज इन लोएस्ट हो जाती है, राइट? The different types of energy of any molecule are always independent of each other. This is again very much important. ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम जो पहले पॉइंट्स पढ़ के आ रहे हैं ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये पूरा क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देखो क्या हो रहा है, जो डिफरेंट टाइप की हम एनर्जीज पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि रोटेशनल वाइब्रेशनल पे डिपेंड नहीं करती, वाइब्रेशनल रोटेशनल पे डिपेंड नहीं करती, रोटेशनल ट्रांसलेशनल पे डिपेंड नहीं करती। जितनी भी एनर्जीज हैं वो सारी की सारी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहती हैं, कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है। ऑल दीज एनर्जीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बेटा ये भी है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब देखो कितना ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज इक्वल्स चेंज इन वाइब्रेशनल एनर्जी इंटू 10 raised to the power 3। वाइब्रेशनल एनर्जी में आपको इतना ऐड करना पड़ेगा तब वो जाकर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बराबर होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमिलरली रोटेशनल में कितना करना पड़ेगा मैम? रोटेशनल को जब आप इतना करोगे तब हमारे पास वो इलेक्ट्रिक के बराबर होगा। ये वाला आपका जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं एज इट इज आपकी कॉपी में नोट हो जाने चाहिए, या फिर आप ये एज इट इज जो स्लाइड्स है इनका प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या बताया, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ज्यादा है, हमें पता है कितनी ज्यादा है, वाइब्रेशनल से इतनी ज्यादा, रोटेशनल से इतनी ज्यादा। समझ में आया? अगर हिंदी में चाहिए तो हिंदी में आपका साइड में लिखा हुआ है। दूसरी चीज, ये हमेशा सफिक्स में रहेगा, कभी भी साथ में नहीं लिखना, ओके? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका डायग्राम बनाया हुआ है बेटा। दिस डायग्राम इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आता है तो ये डायग्राम जरूर बना करके आओगे। देखो क्या होता है, अभी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है बेटा वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बाद हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी आती है, और वाइब्रेशनल एनर्जी के भी बाद हमारे पास बच्चे रोटेशनल एनर्जी आती है। तो ये हमारे पास क्या रहते हैं मैम? ये हमारे पास एनर्जी के ऑर्डर्स रहते हैं। इस फॉर्म में हमारे पास एनर्जीज रहेंगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक की है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल बनाया। यहाँ पर सिर्फ रोटेशनल वाइब्रेशन दिखाए हैं, कोई बात नहीं, हम एक इलेक्ट्रॉनिक भी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने बनाया एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ध्यान से सुनो, ये E0 है। क्या है ये मैम? ये E0 है। E0 है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये ग्राउंड स्टेट है। क्या है ये मैम? ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक लेवल। दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक लेवल। ये अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक लेवल है तो हमारे पास ये वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या होगा मैम? यहाँ पर भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल होगा। इसको आप बोल दो कि ये जो है वो एक एक्साइटेड स्टेट है। क्या है ये मैम? ये एक एक्साइटेड स्टेट है। अब इलेक्ट्रॉनिक लेवल की बेसिकली एनर्जी कैसी होती है मैम? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में एनर्जी गैप बहुत होता है। तो देखो
इतना ज्यादा गैप दिख रहा है तुमको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में। फिर क्या दिए हुए हैं मैम, फिर ये हमें दिए हुए हैं V0, V1, V2, V3, V4, ये सारे हमें दिए हुए हैं मैम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। क्या दिए हुए हैं मैम, ये हमें दिए हुए हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। इधर भी ऊपर क्या दिए हुए हैं, ऊपर भी हमें दिए हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। क्योंकि ये, लेकिन ये जितने भी नीचे वाले लोग हैं ये कौन है मैम, जितने भी ये नीचे वाले लोग हैं वो ग्राउंड स्टेट वाले लोग हैं। वाइब्रेशनल लेवल तो हैं बट ग्राउंड स्टेट के हैं। सिमिलरली ऊपर भी वाइब्रेशनल लेवल तो मैम है बट वो एक्साइटेड स्टेट के हैं। कहाँ के हैं मैम, वो एक्साइटेड स्टेट के हैं। नीचे वाले जितने भी वाइब्रेशनल लेवल्स हैं वो कहाँ के हैं बेटा, वो ग्राउंड लेवल के हैं। ऊपर वाले जितने भी एक्साइटेड स्टेट हैं वो कहाँ वाइब्रेशनल लेवल है, वो एक्साइटेड स्टेट के हैं। तो देखो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप था इलेक्ट्रॉनिक का, तो देखो इतना हुआ। वाइब्रेशनल का एनर्जी गैप कम था, तो देखो इतना हुआ। इतना वाइब्रेशन का गैप आया है। रोटेशन का गैप और भी ज्यादा कम है। तो अब यहाँ देखो ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये क्या है, ये हैं आपके रोटेशनल लेवल्स जिनका गैप सिर्फ इतना सही है। तो इलेक्ट्रिक का गैप कितना हुआ मैम, इलेक्ट्रिक का गैप इतना आया, वाइब्रेशन का गैप इतना आया, और इलेक्ट्रॉनिक का गैप सॉरी रोटेशनल का गैप तो हमारे पास सिर्फ इतना सा आया। ध्यान से देखो ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, ये वाले जो है ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, और ये वाले जो है मैम वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं, राइट। और ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नीचे वाले क्या है मैम, नीचे वाले जो है वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट वाले हैं, ऊपर वाले जो हमारे पास है वो एक्साइटेड स्टेट वाले हैं। तो हमारे पास वाइब्रेशनल से रोटेशन में, रोटेशन से वाइब्रेशन में, और डिफरेंट डिफरेंट जगह से ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकते हैं। ये वहीं पे ट्रांजिशंस को दिखाया गया है। तो बॉर्न अपन अप्रोक्सीमेशन ने हमें रोटेशन, वाइब्रेशन, ट्रांजिशन, इन सबके एनर्जी, इनके एनर्जी लेवल्स, इनके बीच में होने वाले ट्रांजिशन, इन सबके बारे में डिटेल में बताया है। इसके अलावा क्या बताया था बॉर्न ओपन अप्रोक्सीमेशन ने, बॉर्न ओपनहाइमर ने हमें ये भी बताया कि ये जितनी भी एनर्जीज होती हैं ये कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, सारे के सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। उसके अलावा क्या बताया था मैम, उसके अलावा ये भी बताया था कि सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक की, इलेक्ट्रिक के बाद वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के बाद रोटेशन। कितनी ज्यादा होती है वो भी हम समझ चुके हैं। चलिए फिर ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया है तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राइट द सिलेक्शन रूल फॉर द डिफरेंट मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपीज। ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी अभी किया। जितनी भी हमने मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपीज पढ़ी हैं उन सबके सिलेक्शन रूल क्या हो सकते हैं। अब जरा मुझे आप ये सोच के बताओ हमने कौन कौन सी मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपीज पढ़ी थी। बेटा आज की क्लास के शुरू होते ही मैंने आपको इसी के बारे में बताया था, है ना। हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपीज पढ़ी थी, और अभी हमें क्या करना है मैम, अभी आपको उनके सिलेक्शन रूल के बारे में बताना है। तो बताओ जरा सिलेक्शन रूल के बारे में क्या होगा। ओके स्टार्ट करते हैं हम अपना। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने जस्ट आपको अभी बताया, आपकी किस्मत अच्छी है वो क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया। तो क्या है मैम, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ध्यान से पीडीएफ देख लो आप। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। जब हम क्या करते हैं मैम, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अभी आपने जिन जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करी है उन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अगर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे, तो उस स्टडी को मैम हम कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, मान लो ये रिमोट जो है, इस रिमोट के जितने भी बटन हैं अगर आपको विजिबल हो रहे हो तो ध्यान से देखो, ये रिमोट है, इसके जितने भी बटन्स हैं, इस रिमोट के सारे बटन्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है मैम, ये सारे बटन्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। हर एक मॉलिक्यूल पर अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालना शुरू कर दूं तो इन पे जो भी इंपैक्ट आएगा उसकी स्टडी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बेटा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपीज हमारे पास हैं, जैसे कि रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, बहुत बार बता चुकी हूँ। फिर देखो क्या है सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सिलेक्शन रूल किसके लिए मैम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए। जो वाइब्रेशन वाला सीन हो रहा था ना, जैसे ही हमने किसी सैंपल पर आईआर डाला, आईआर डालते ही क्या हुआ मैम, आपने किसी सैंपल पर आईआर डाला और आईआर डालते ही आपका जो बॉन्ड था ना वो वाइब्रेट होने लगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो बेसिकली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के दो इंपॉर्टेंट सिलेक्शन रूल होते हैं। कौन कौन से देखो,
द चेंज इन द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर मस्ट बी इक्वल टू +-1, मतलब डेल्टा V इज इक्वल्स +-1। जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस आते हैं वो हमेशा +-1 ही होने चाहिए, ना ज्यादा ना कम। कितने होंगे मैम? जो हमारे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में चेंजेस आएंगे वो होंगे +-1। डेल्टा V इज इक्वल्स +-1। अच्छा, जैसे कि अगर हम 0 से 1 तक जा रहे हैं तो कितना हुआ मैम? 0 से 1 तक जा रहे हो, 1 है, मतलब ये कैसा है? ये वाला जो मैम है आपका वो अलाउड है, ठीक है। अगर हम V इज इक्वल्स 2 से 3 जा रहे हैं तो क्या ये अलाउड है? दोनों में कितना डिफरेंस है मैम? 2 से 3 1 का डिफरेंस है, मतलब ये वाला भी हमारे पास अलाउड है। सिमिलरली अगर हम 3 से 4 जा रहे हैं मैम, आप 3 से 4 जाओगे तभी भी डेल्टा V की वैल्यू कितनी आई? 1 आई, तो मतलब मैम अभी भी हमारे पास ये अलाउड है। तो बेसिकली ये क्या निकले? ये हमारे पास निकले अलाउड ट्रांजिशन। तो वाइब्रेशनल के दो हमारे पास सिलेक्शन रूल होते हैं, जिसमें से पहला सिलेक्शन रूल कहता है कि जो डेल्टा V यानी कि वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो कितनी रहनी चाहिए मैम? डेल्टा V की वैल्यू रहनी चाहिए +-1। अगर +-1 तक है तो जितने भी ट्रांजिशंस आपको मिलेंगे वो सारे के सारे होंगे अलाउड ट्रांजिशंस। ओके। सेकेंड देखो, वाइब्रेशन मस्ट कॉज अ चेंज इन द डायपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। जिसने भी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी उसको पता होगा कि IR एक्टिव मॉलिक्यूल होने के लिए डायपोल मूवमेंट का चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी मॉलिक्यूल में डायनामिक डायपोल मूवमेंट है तभी वो IR एक्टिव रहता है, नहीं तो नहीं। सिमिलरली यही चीज बोली गई है कि वाइब्रेशन में कोई भी मॉलिक्यूल यानी कि IR में कोई भी मॉलिक्यूल एक्टिव रहने के लिए, अब मैं वाइब्रेशन को बार बार IR से क्यों कनेक्ट कर रही हूँ? क्योंकि बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता दूं। जैसे ही कोई सैंपल है, हम किसी भी सैंपल पे जब IR रेडिएशन डालते हैं तभी उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को ही हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशंस की बात हो रही है वो और कुछ नहीं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है। अगर आपने आगे नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ोगे इसको। तो वाइब्रेशन होने के लिए क्या जरूरी है मैम? वाइब्रेशंस तभी होंगे जब वो मॉलिक्यूल IR एक्टिव होगा। IR एक्टिव होने के लिए हमें चाहिए डायपोल मूवमेंट में चेंजेस लाना। मैम डायपोल मूवमेंट हम भूल रहे हैं, थोड़ा सा बता दो ना प्लीज। चलो बात करते हैं इस बारे में भी। तो बच्चे जो तुम्हारे पास डायपोल मूवमेंट होता है ना, योर डायपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता जाएगा बेटा, उतना ही ज्यादा आपका कंपाउंड पोलर होता जाएगा, मतलब उतनी ही ज्यादा पोलैरिटी आएगी, और जितनी ज्यादा पोलैरिटी आएगी उतना ही ज्यादा आपका डायपोल मूवमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जो इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पूछूं तो कितना आएगा सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो 0 आ गया। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आ गया तो क्या ये पोलर है? नहीं जी, ये बिल्कुल भी पोलर नहीं है, ये तो नॉन पोलर है। तो क्या यहाँ पे डायपोल मूवमेंट है? नहीं है मैम। यहाँ पर आप लिखो डायपोल मूवमेंट इज एब्सेंट। अगर यहाँ पर डायपोल मूवमेंट नहीं है तो बस ये कैसा होगा मैम? ये जो है वो हमारे पास होगा IR इनएक्टिव। तो ये भी एक तरीके का क्या हुआ मैम? एक तरीके का ये सिलेक्शन रूल है कि अगर हमारे पास डायनेमिक डायपोल मूवमेंट या डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट है तभी IR एक्टिव होगा, यानी कि तभी कोई हमें वाइब्रेशनल एक्टिव कंपाउंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैम आपने इनएक्टिव का कराया, कोई एक्टिव भी तो बताओ। चलो बताते हैं। एक्टिव आप ले लो HF। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, और मैम फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपको पता ही है, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो फ्लोरीन है ना। तो क्या होगा मैम? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, एक कहीं नीचे है तो दूसरा आसमान पे है। इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट हो जाती है? यहाँ पर जनरेट हो जाती है मैम पोलैरिटी, और जैसे ही पोलैरिटी जनरेट हो गई, ये यहाँ पर क्या है मैम? यहाँ पर डायपोल प्रेजेंट है, यहाँ पर डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट है। अब क्योंकि यहाँ पर डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट है तो ये कैसा हुआ मैम? HF हुआ हमारे पास IR एक्टिव। तो जिस भी बच्चे को नहीं पता थी मैंने ये चीज समझा दी है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना। देखो, वाइब्रेशंस मोस्ट कॉजेज चेंज इन द डायपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, द पैरिटी ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वाइब्रेशन स्टेट्स मस्ट चेंज। सेम वही बात है जो मैंने समझाई कि डायपोल मूवमेंट बेसिकली चेंज होते रहने चाहिए तब IR एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
नेक्स्ट आता है सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा का क्या सिलेक्शन रूल है? देखो सिलेक्शन रूल, देयर आर टू इंपॉर्टेंट सिलेक्शन रूल फॉर दिस काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम। रोटेशनल के लिए भी हमें दो ही सिलेक्शन रूल मिलते हैं। देखो कौन कौन से हैं? ओनली दोज मॉलिक्यूल्स दैट हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट, जिसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट रहता है वही केवल माइक्रोवेव या रोटेशनल एक्टिव होते हैं, बाकी कोई भी रोटेशनल एक्टिव नहीं होता। ध्यान से सुनो, अभी मैंने डायपोल मोमेंट भी आपको इसीलिए समझाया था, जिसके भी पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा, मतलब जिसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा होगा, मतलब जो भी पोलर होगा, वो सबके सब कैसे होंगे मैम? वो सबके सब माइक्रोवेव या रोटेशनल एक्टिव होंगे। उसके अलावा कोई भी रोटेशनल एक्टिव नहीं होगा। और जो माइक्रोवेव एक्टिव होंगे यानी कि जो रोटेशनल एक्टिव होंगे वो हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप HCl लो तो यहाँ पर क्या है मैम? यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है मतलब ये डायपोल मूवमेंट वाला है, तो ये क्या करेगा मैम? ये रोटेशनल एक्टिव है। HBr में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। HI, HF ये सारे के सारे ऐसे हैं जो मैम मोलिकुलर एक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसकी वजह से मैम ये पोलर भी हैं। पोलर होने के साथ साथ इनमें डायपोल मूवमेंट भी आ रहा है। इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हो O2 की, अगर आप बात कर रहे हो N2 की, अगर आप बात कर रहे हो Cl2 की, कैसा सा लिख दिया Cl2 मैंने, अगर आप बात कर रहे हो Cl2 की, अगर आप बात कर रहे हो H2 की, या फिर अगर आप बात कर रहे हो CO2 की, तो इन सभी में बेटा आपके पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होता। क्योंकि इन सभी में परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होता, इसी वजह से ये सारे के सारे रोटेशनल इनएक्टिव होते हैं। और रोटेशनल इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ पर तो डायपोल मूवमेंट है ही नहीं। समझ में आया ये चीज? आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो, ओनली दोज ट्रांजिशंस आर अलाउड दैट हैव अ वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल वही ट्रांजिशन अलाउड होंगे जिनके लिए डेल्टा जे की वैल्यू भी +-1 आ रही होगी। याद करो वाइब्रेशन में भी तो हमने सेम चीज देखी थी। डेल्टा वी की वैल्यू यानी कि वाइब्रेशन क्वांटम नंबर की वैल्यू डेल्टा वी इज इक्वल्स +-1 था, तभी अलाउड था, अदरवाइज अलाउड नहीं था। सेम रोटेशन के साथ भी होता है, अगर तुम्हारी डेल्टा जे की वैल्यू +-1 है तभी अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा, वो फॉरबिडन हो जाएगा। उसके अलावा अगर j इज इक्वल्स 1 से 2 तक जा रहे हैं तो हाँ भाई अलाउड होगा। 3 से 4 तक जा रहे हैं तो ये भी अलाउड होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस 1 आ रहा है मैम, 1 है तो अलाउड है। 1 से 4 तक चले गए मैम, हम जा रहे हैं 1 से 4, जरा डिफरेंस बताओ मैम। डिफरेंस होगा 3। क्या 3 अलाउड में आ रहा था मैम? अलाउड में नहीं आ रहा था, तो ये कैसा हुआ? ये हुआ तुम्हारा फॉरबिडन ट्रांजिशन। कैसा ट्रांजिशन हुआ मैम? ये हुआ हमारा फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो अलाउड होने के लिए डेल्टा जे की वैल्यू +-1 चाहिए। अगर डेल्टा जे +-1 है तो अलाउड है, नहीं तो नहीं अलाउड है। तो ये याद रखो तुम, अगर तुम्हारे पास वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन का सिलेक्शन रूल के लिए डेल्टा वी चाहिए तुम्हें +-1, ये वाइब्रेशन के लिए चाहिए। और रोटेशन का सिलेक्शन रूल एक हो गया, डेल्टा जे इज इक्वल्स +-1। अगर तुमको सिर्फ इतना भी याद है, इसी को तुम एक्सपांड करके लिखते चले आओगे तो तुम्हारा एक सिलेक्शन रूल तो दोनों स्पेक्ट्रा का तैयार हो गया। दूसरा सिलेक्शन रूल का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है तुमको, है ना। उसके अलावा द एनर्जी ऑफ दिस स्पेक्ट्रम कैन ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस पे मैं 3 स्टार या फिर 5 स्टार मार्क कर देती हूँ। ये लाइन आपकी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मैम? जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा की जो एनर्जी होती है वो होती है EJ इज इक्वल्स BJ J+1, और ये होती है सेंटीमीटर इनवर्स में। ये किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अभी आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां आ सकती है। कल को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, वहां के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? रोटेशनल लेवल की एनर्जी कितनी होती है? उसकी एनर्जी होती है E सफिक्स में J इज इक्वल्स B, पूरे में J+1। समझ में आया? व्हाट इज J? J इज योर रोटेशनल क्वांटम नंबर एंड व्हाट इज B? B है आपका कांस्टेंट। E तो आपको पता ही है एनर्जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। EJ इज इक्वल्स BJ J+1, कौन सी यूनिट में? सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट रहेगी। समझ आया? तो बेटा ये पूरा लेक्चर आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज के लिए यही 2 क्वेश्चन तक रखते हैं। दिस वाज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, आपके बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का स्पेक्ट्रा या सिलेक्शन रूल नहीं बताया है, क्योंकि अभी की क्लास काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर आपको चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस मैं बताऊं, क्योंकि वो काफी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, जिसको भी चाहिए कि मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बताऊं वो मुझे कमेंट करना। अगर ज्यादातर बच्चों के कमेंट्स मुझे दिखे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के तो मैं जरूर लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बच्चों, अगर इस वीडियो में किसी को कोई डाउट हो तो अपना डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा।
आज के लिए अपनी इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बने रहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के साथ, यहाँ हम डिफरेंट क्वेश्चंस और उनके सभी के आंसर्स लेकर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए।